एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का ज़ामिन। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर नंबर 36 में हम चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स कर रहे हैं। हम आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, उस 7 की स्टेटमेंट क्या है जो यूनिक नोट्स में लिखी हुई है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यूनिक नोट्स में से आपने प्रिपेयर करना, वहीं से याद करना, तो उसी से रेलिवेंट जो भी क्वेश्चंस बने हुए वही हम सॉल्व करें। क्वेश्चन में ये कहता है जी, हाउ कैन वी टेल अबाउट द नेचर ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ इमेज कंपेयर्ड विथ साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। दो बातें मैं अभी यहाँ पे सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूँ। क्या चीज़? नेचर ऑफ इमेज, नेचर, एंड क्या चीज़? साइज ऑफ इमेज। साइज ऑफ इमेज को हम कैसे कंपेयर करेंगे? कंपेयर्ड विद किसके साथ? कंपेयर्ड विद, क्वेश्चन है जी किसके साथ? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ। क्या चीज़ जी? साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के साथ कैसे हम कंपैरिजन करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं? तो याद रखिए, नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज को अगर हमने कंपेयर करना है विद साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसके लिए हम दो मेथड यूज़ करते हैं। कितने मेथड यूज़ होते हैं? 2 मेथड्स। वो दो मेथड्स कौन कौन से हैं? एक है ग्राफिकल मेथड, ग्राफिकल मेथड, ग्राफ ये नहीं, देखिएगा 9th में आपने पढ़ा था ग्राफ क्या था? पिक्टोरियल वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन। भाई इन्फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करने का पिक्चर के साथ, तो ग्राफ के साथ। यहाँ दूसरा नाम उसमें क्या होती है, क्या हम बनाते हैं? रे डायग्राम्स बनाते हैं। आपने रे डायग्राम सीखी हुई हैं साइंस में, ठीक है। यहाँ ये दोनों चीज़ें हम कैसे बता सकते हैं? किस चीज़ से? हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, उसे क्या नाम देते हैं? दैट इज़ कॉल्ड एज, वो क्या कहलाता है? मिरर फार्मूला। क्या कहलाता है बेटा? मिरर। ये दो मेथड्स हैं जिनके साथ हम कंपैरिजन करते हैं किस चीज़ का? नेचर ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज का कंपैरिजन करके। देखिए अब ग्राफिकल मेथड या रे डायग्राम क्या है, ध्यान से देखनी है आपने। मैं एक छोटी सी डायग्राम बना रहा हूं किस मिरर के लिए? कॉनकेव मिरर के लिए। डायग्राम में अब ना हमारी बुक की एक्सरसाइज में एक एमसीक्यूज उसने दिया हुआ है, लेकिन वो टॉपिक्स उसने डिस्कस नहीं किए हुए चैप्टर के अंदर। मैं कोशिश करूंगा कि उस एक एमसीक्यूज से रेलेवेंट काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन है वो वक्तन फ़ौक्तन आपको मैं बताता जाऊँ। ये मैंने एक कॉनकेव मिरर बनाया। मैं रे डायग्राम बना रहा हूँ किसके लिए? कॉनकेव मिरर के लिए, ताकि आपको पता चले कि हमने कैसे ग्राफ के साथ करना है। ये था जी P, ऐसे ही हमने पढ़ा था। ये था जी C, ऐसे ही हमने पढ़ा था, ठीक है जी। यहाँ पे मैंने ये लाइन बनाई, दिस इज कॉल्ड एज प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है जी। सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे शाबाश मेरा बेटा, यहाँ पे क्या पॉइंट था? एक F पॉइंट था। अब मैं वैसे ही एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहा हूँ जो C से बाहर यहाँ पड़ा हुआ है। यानी रे डायग्राम बननी कैसे है, ध्यान से देखिएगा। दो रेस के साथ आपकी रे डायग्राम कंप्लीट हो जाएगी। इसके यहाँ से हेड से लाइट की पैरेलल ले जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। उसने हमेशा कहाँ से पास, जो लाइट की रे पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, वो हमेशा कहाँ से पास करेगी? एफ से पास करेगी जी। ले जी यहाँ से पास करेगी, ठीक है जी। दूसरी लाइट की रे इस पोल को स्ट्राइक करेगी किसी एंगल पर। जितना एंगल इसका ये बनेगा उतना ही एंगल इसका ये बनेगा, ऐसे ही बनेगा जी। रिफ्लेक्शन के बाद उसने इस तरफ चले जाना है, जहाँ पे ये दोनों मीट कर रही हैं, ठीक है जी। ये था मेरा ऑब्जेक्ट, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन बता रहा हूँ, आगे हम इनकी डायग्राम्स देखेंगे। ये मेरा क्या बना था? दिस इज इमेज।
देखिएगा ऑब्जेक्ट मेरा इरेक्ट सीधा पड़ा, तो इमेज मेरा उल्टा बना है, ठीक है। ये मैंने एक रफ सा बनाया है ताकि आपको पता चले कि रे डायग्राम में हमें कैसे पता चलेगा नेचर ऑफ इमेज, कैसा है इमेज, उल्टा है सीधा है, ठीक है, रियल है वर्चुअल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट जाहिर बात है हम जितना कुछ भी पढ़ेंगे उसमें हमारे सारे के सारे ऑब्जेक्ट रियल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत दूर होते हैं। ये थी जी रे डायग्राम के साथ यानी ग्राफिकल मेथड। ये मैंने कौन सा तरीका बताया है, ग्राफिकल मेथड का। दूसरा वाला तरीका कौन सा है जिसमें हम क्या यूज करते हैं, हम उसके अंदर मिरर फार्मूला, मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या है, ये मिरर फार्मूला रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन तीन चीजों के दरमियान। नंबर 1 फोकल लेंथ, नंबर 2 डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, कहां से, फ्रॉम पोल से। नंबर 3 क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, वो भी कहां से, फ्रॉम पोल से। दोनों ही पोल से डिस्टेंस है, ठीक है। फोकल लेंथ जो हमने पढ़ा है किसके साथ रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ के साथ, शाबाश मेरा बेटा। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम किसके साथ, स्मॉल पी के साथ। डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल किसके साथ, स्मॉल क्यू के साथ। हम जरा अपनी इस डायग्राम में, फिर इसके बाद एक फार्मूला बताता हूं मैं भी आपको। डायग्राम में देख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है। ये ऑब्जेक्ट था, इसका पोल से यहां तक, यहां पे एक डॉटेड लाइन बना लेते ताकि ना हम अपना वो डिस्टेंस पूरा देख लें कितना बनता है। ये डॉटेड लाइन मैंने बनाई, ये था जी मेरा बेटा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का पोल से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है स्मॉल पी। इमेज का पोल से डिस्टेंस स्मॉल क्यू। प्रिंसिपल फोकस और पोल के दरमियान डिस्टेंस स्मॉल एफ। ऐसी है जी। इन तीनों को मिलाकर एक रिलेशन बनता है। उस रिलेशन की डेरिवेशन अब वाली बुक्स के अंदर खत्म हो गई है ना, वो डेरिवेशन पेपर में आती है। आपने सिंपल वो रिलेशन याद करना है। रिलेशन क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ये एक यानी दिस इज कॉल्ड एज मिरर फार्मूला। बच्चों ये मिरर फार्मूला दोनों के लिए है, चाहे वो क्या हो, कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो। चाहे कॉनकेव मिरर है चाहे कन्वेक्स मिरर है, दोनों के लिए मिरर फार्मूला यही सेम है। लेकिन अब आपने एक चीज याद रखनी है कि हमने जो साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स यूज करने हैं। साइन कन्वेंशन फॉर मिरर का मतलब क्या है कि हमने कौन से साइन किसके लिए यूज करने हैं। पहली बात, आपकी बुक में भी ये टॉपिक दिया हुआ है साइन कन्वेंशन फॉर मिरर का, जो कि ऑन पेज नंबर 41 पर है, जिसके अंदर डिफरेंट साइन कन्वेंशन उसने बताए हुए हैं कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, वो साइन कन्वेंशन मैंने बता दिए। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस p है, ठीक है जी। ऐसे ही इमेज का डिस्टेंस क्या है, q है, ठीक है। फोकल लेंथ क्या है, f है, चाहे ये कनकेव मिरर है चाहे कन्वेक्स मिरर है। अब ये p f और q की वैल्यू मैंने पॉजिटिव या नेगेटिव कब लेनी है, यानी ये वैल्यू मेरी पॉजिटिव कब होगी और यही वैल्यू मेरी नेगेटिव मैंने कब लेनी है। ये कब लेनी से मुराद, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हमने सॉल्व करने हैं तो उसमें हमने यही वैल्यू, उसने नहीं बताना, उसने सिर्फ ये बताना है कि मिरर कॉनकेव था या मिरर कॉन्वेक्स था, तो हमने खुद से सोचना है कि उनकी वैल्यूज पॉजिटिव और नेगेटिव कब होती हैं। पॉजिटिव वैल्यूज कब होंगी, अगर p है तो p क्या होगा, दैट इज वो कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, रियल ऑब्जेक्ट जो असल में है। जैसे मैं नजर आ रहा हूं आपको तो आई एम रियल, ठीक है। जो चीज आपको नजर आ रही है दैट इज रियल, बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है जी। q की वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब क्या होगा, रियल इमेज। इमेज भी क्या बनेगा, रियल। और रियल इमेजेस याद रखिएगा वो इमेजेस होते हैं जिनको हम स्क्रीन पर ले सकते हैं, वर्चुअल इमेजेस वो होते हैं जिनको हम स्क्रीन पर नहीं ले सकते। नेगेटिव कब होगी, जब ऑब्जेक्ट कौन सा वाला होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट होगा। वर्चुअल ऑब्जेक्ट होता है जो नजर नहीं आता, जैसे वर्चुअल ऑब्जेक्ट्स हम उन ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर करते हैं जो बहुत दूर होते हैं, जैसे स्टार्स हो गए, ठीक है। नेगेटिव कब होनी है, जब
वर्चुअल ऑब्जेक्ट था P की वैल्यू, फिर इमेज भी क्या होगा, जब वर्चुअल इमेज होगा तो उसमें Q की वैल्यू क्या होती है, वो क्या ली जाती है, नेगेटिव ली जाती है। ठीक होगी बात। पॉजिटिव कब है, जब मिरर कौन सा है, कॉनकेव, किसकी वैल्यू, F की वैल्यू। जब मिरर कॉन्वेक्स है तो F की वैल्यू क्या होती है, ऑटोमेटिकली हमने खुद नेगेटिव सपोज करनी होती है। वो नेगेटिव हम इसलिए लेते हैं क्योंकि फोकस उसका क्या होता है, इसका फोकस रियल होता है, इसका फोकस रियल था। जितने भी रियल फोकस होते हैं मेरा बेटा वो हमेशा पॉजिटिव लिए जाते हैं, जितने भी वर्चुअल फोकस होते हैं वो हमेशा क्या लिए जाते हैं, नेगेटिव लिए जाते हैं। क्लियर होगी जी बात यहाँ तक। ये था जी साइन कन्वेंशन फॉर मिरर्स के लिए। ठीक होगी बात जी। दूसरी बात, इसी के साथ ना हमारा एक न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है 12.1। वो 12.1 एग्जाम्पल देखते हैं क्योंकि ये फार्मूला मैंने करवाया तो इसी के साथ ना हमने 2 मिरर डिस्कस किए हैं। उन दोनों मिरर्स से रेलेवेंट ना एग्जाम्पल नंबर 12.1 उसकी क्या स्टेटमेंट है वो भी देखते हैं। साथ में एक और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12.3, 12.2, वो भी इस टॉपिक से रेलेवेंट। क्यों? क्योंकि एक के अंदर कनकेव मिरर की बात हो रही है और एक के अंदर कन्वेक्स मिरर की बात हो रही है। क्योंकि चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है तो मैं चाह रहा हूँ कि साथ ही आपको ना न्यूमेरिकल एग्जाम्पल करा दूँ ताकि आपकी ना वो बात क्लियर हो जाए। जी बेटा न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 12.1 स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में उसने कहा है अ कन्वेक्स मिरर इज यूज टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। या देखिए पहली चीज़ क्या आ रही है, मिरर कौन सा आ रहा है, कन्वेक्स। उसको यूज किया जाता है किस चीज के लिए, टू रिफ्लेक्ट लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट प्लेस 60 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। भाई ऑब्जेक्ट कितनी दूर पड़ा है, 66 सेंटीमीटर, मिरर के सामने पड़ा है। और उसने क्या बताई हुई है, द फोकल लेंथ किस चीज की, मिरर की, कितनी बताई हुई, 46 सेंटीमीटर। फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज। लोकेशन ऑफ इमेज का मतलब है, कंफ्यूज किया ना उसने बच्चे को, लोकेशन ऑफ इमेज का मतलब है क्या चीज हमने बताना है, डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ इमेज। देखिएगा डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा डायग्राम में आए, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमेशा कहाँ से लिया जाता है, पोल से। यानी ये डिस्टेंस कितनी दूर इमेज बनेगा वो चीज़ हमने बतानी है जी। आज एक बच्चा पहली वाली चीज़ वही हेडिंग हमारी पुरानी वाली, जब भी हमने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है हमने अपनी पूरी 5 हेडिंग्स के साथ करना है। लेकिन डाटा के अंदर पहला डाटा में अंदर क्या चीज़ गिवन है, ऑब्जेक्ट कितनी दूर है, 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब है क्या चीज़ आ गई बेटा, पहली चीज़ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। बड़े इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हैं और इसके जो न्यूमेरिकल्स हैं आपने ध्यान से देखने हैं कि जहाँ पर आपने साइन गलत यूज़ कर लिया सारा कुछ गलत, बेशक आपकी कैलकुलेशन सही थी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमने देखा था स्मॉल पी के साथ कितना गिवन है, 66 सेंटीमीटर। रियल ऑब्जेक्ट है ना, तो रियल ऑब्जेक्ट है सामने पड़ा हुआ कन्वेक्स मिरर के, तो इसका मतलब उसका डिस्टेंस पी जो होगा वो हमेशा क्या कंसीडर होगा, पॉजिटिव। अच्छा जी, फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितनी है, 46। दूसरी बात क्या गिवन है मेरा बेटा, फोकल लेंथ डाटा में स्मॉल एफ कितनी है, 46। आ जाइएगा 46 सेंटीमीटर। इधर आ जाइएगा साइन कन्वेंशन वाली बात, अगर मिरर कन्वेक्स होगा तो फोकल लेंथ की वैल्यू क्या लेनी है हमने, नेगेटिव। हमने खुद सपोज करनी है कि एफ की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। वर्चुअल था जी, ठीक होगी बात। डाटा हो गया, डाटा के बाद आएगी बच्चा कौन सी, हमने क्या करना है, टू फाइंड आउट। हमने क्या करना है, फाइंड आउट हमने ये करना है, फाइंड द लोकेशन ऑफ द इमेज। लोकेशन ऑफ द इमेज या क्या चीज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, जो मर्जी लिख ले एक ही चीज है, डिस्टेंस ऑफ इमेज हमने फाइंड आउट करना है, वो होता है स्मॉल क्यू। ठीक होगी बात जी। उसके बाद हेडिंग हमारी कौन सी आनी बेटा, फार्मूला इन तीनों को मिलाकर, ये रिलेशन हमने पढ़ा था ना, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q का। लो जी रिलेशन बना लें, फार्मूला लिख लें, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। हमने f, p और q में से क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, q फाइंड आउट करना है। इसको मैं इस फार्मूला को ना मैं थोड़ी सी शेप देने लगा हूँ, ध्यान से देखिएगा, शक्ल में बदलने लगा हूँ इसकी। तो ये फाइंड आउट करना है, ये सिर्फ आपको डेरिवेशन करके बता रहा हूँ, थोड़ा सा फार्मूला को डिराइव करके ये शेप ऐसे चेंज हो जाएगी। अगर आप जुबानी याद रख सकेंगे ठीक है, अदरवाइज डिराइव करके कर लीजिएगा। हमने ये करना है, इसको अकेले रहने दो, इसको मैं उठा के अगर इधर ले आऊँ
तो ये मेरा बेटा क्या बन जाएगा 1/f माइनस 1/p इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 1/q। फॉलो कर ली बात जी। 1/f इज माइनस 1/p इज इक्वल टू 1/q। शाबाश मेरा बेटा, आ जाइएगा। इधर एलसीएम क्या आ जाएगा fp। एलसीएम क्या आ जाएगा fp, इधर क्या रहेगा 1/q। ऐसे ही है जी। एलसीएम को सॉल्व करना आता ना, यहाँ पे ऊपर क्या बनेगा p माइनस f। ऐसे ही है, f और f कैंसिल हो गया, खाली रह गया p और p कैंसिल हो गया, खाली रह गया f, यानी p माइनस f pf इज इक्वल टू 1/q। हमने 1/q नहीं निकालना, हमने सिर्फ q फाइंड आउट करना है। तो इसके मैं अगर और शेप दूं, इसका मैं रेसिप्रोकल ले लूं, मैथ्स पढ़ते हैं रेसिप्रोकल का मतलब होता है डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर रिफ्लेक्स, उल्टा दिया, उल्टा दूं तो क्या ये चीज ऐसे बन जाएगी fp डिवाइडेड बाय p माइनस f इज इक्वल टू खाली क्या रह गया q। ये बनेगा जी फार्मूला। इसको लो जी मैं बॉक्स में बनाता हूं ताकि आपको नजर आता रहे। ये बनी शक्ल, ये आपके आसानी के लिए बनाई कि आपका न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व हो जाए। फार्मूला के बाद आ जाइएगा बेटा सोल्यूशन पर। सोल्यूशन में आसान फार्मूला लिखें, इसी में हमने वैल्यूज लगा देनी है, काम हमारा आसान हो गया। q इज इक्वल टू क्या था fp डिवाइडेड बाय, चैप्टर के साथ साथ बेटा रहिएगा, कोई भी लेक्चर मिस ना कीजिएगा। जहां पर आपका एक लेक्चर मिस हुआ, आपको नेक्स्ट लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो आपने कोशिश करनी कि इस चैप्टर का, लाइट वाले चैप्टर का कोई भी लेक्चर आपका मिस ना हो। ये फार्मूला ये मैंने लिखा। अब मैं सिंपल क्या करना है, आसान काम, मैं सिंपल मेरा बेटा वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूंगा। f की वैल्यू क्या है -46, लीजिए मैंने यहां पे लिख दिया -46, ब्रैकेट में लिखना तो कि माइनस था। p की वैल्यू क्या थी मेरा बेटा 66 लिख दिया जी, डिवाइडेड बाय p माइनस f। p था 66 माइनस ये फार्मूला का, अगला क्या था माइनस f, माइनस माइनस क्या हो गया +46। क्लियर हो गया जी। q इज इक्वल टू क्या आ गया -46 को 66 से मल्टीप्लाई करें, कैलकुलेटर से कीजिएगा। मैं हमेशा कैलकुलेशन कैलकुलेटर से करता हूँ, खुद से मैंने ज़ुबानी कभी भी करने की कोशिश नहीं की। ले जी 46 को मल्टीप्लाई किया मैंने 66 के साथ, तो आई गेट 3036। ऊपर मेरे पास आया -3036 डिवाइडेड बाय 66 प्लस 46। आसान है, 66 और 46 कितना बन गया 112, लेकिन फिर भी कैलकुलेटर से कर लेते हैं, गलती हो सकती है। 66 प्लस 46 112 आ गया जी। नीचे क्या आ गया 112। तो Q इज इक्वल टू 3036 को 112 से डिवाइड कर दें, आसान काम। 3036 डिवाइडेड बाय 112, सो आई गेट 27.10। आपकी बुक के अंदर आंसर खाली 27 दिया हुआ है, आप जो मर्जी अब लिख रहे हैं, क्योंकि आपने अपनी कैलकुलेशन की, आपने आंसर वही लिखना है 27.10। क्यू डिस्टेंस था भाई, डिस्टेंस यूनिट्स इनके सबके क्या होने हैं, फोकल लेंथ भी डिस्टेंस था, पी भी डिस्टेंस था, क्यू भी डिस्टेंस था, सबका यूनिट किस में आना है, स्टैंडर्ड हमारा सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में। यहां भी उसने सेंटीमीटर ही दिया हुआ था, तो ये आंसर क्या आ गया सेंटीमीटर। ठीक है जी, रटा तो आपने नहीं माना कि आंसर 27 बुक में था, आपको क्या पता, आंसर याद तो नहीं है, तो 27.10 को हम खाली 27 भी लिख सकते। ये आ गया मेरे पास क्यू। सोल्यूशन लास्ट वाली हेडिंग, शाबाश मेरे बेटा, हमारी हेडिंग क्या होती है लास्ट वाली, रिजल्ट। लो जी, रिजल्ट में हमारा क्या आया, क्या निकाला है हमने, डिस्टेंस ऑफ इमेज या लोकेशन ऑफ इमेज। एक ही बात थी ना, डिस्टेंस या लोकेशन, जो मर्जी लिख ले भाई, एक ही चीज है। तो क्या चीज, डिस्टेंस, या चलो जी दूसरा नाम भी लिख लेते हैं, लोकेशन किसकी, ऑफ इमेज की। Q इज इक्वल टू, सॉरी यहां पे माइनस भी आना है, ये नेगेटिव मिस हो गया था, -27.10 एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर। ले जी बेटा, ये आ गया मेरे पास डिस्टेंस। Q की वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। याद रखिए, नेगेटिव वैल्यू इंडिकेट इस चीज को कर रही है कि ऑब्जेक्ट जो इमेज है वो कौन सा इमेज बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। ये आपने लिखना नहीं है, साथ मर्जी आपके, अगर लिखना चाहें तो लिख लें कि नेगेटिव वैल्यू किस चीज को इंडिकेट कर रही है, कि जो इमेज है
कि द इमेज इज वर्चुअल। उसने पूछा नहीं है सवाल के अंदर द फोकल लेंथ, फाइंड द लोकेशन, सिर्फ लोकेशन ऑफ इमेज। बुक में उसने बताया हुआ है कि इमेज क्या बन रहा है, वर्चुअल बन रहा है, और कहां पर बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। अब एक और बात आपने याद रखनी है, यहां पे चीजें याद करते जाना है। याद रखिए, जब भी वर्चुअल इमेज बन रहा है, चाहे वो कनकेव मिरर में बन रहा है चाहे कन्वेक्स मिरर में बन रहा है, वर्चुअल इमेज हमेशा कहां पर बनता है, इट ऑलवेज फॉर्म्ड कहां पर बन रहा होगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पिछली तरफ। क्लियर हो गया? ये था जी एग्जाम्पल नंबर 12.1। ठीक है, इसी के साथ एक और उसने एग्जाम्पल गिवन की हुई, एग्जाम्पल नंबर ये हमारा था कॉन्वेक्स मिरर के साथ। ये बातें सारी प्रूफ हो गई ना। दूसरी वाली कौन सी, किसके साथ, कॉनकेव मिरर के साथ। उसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि उसमें उसने क्या कहा हुआ है। ठीक है जी बेटा न्यूमेरिकल नंबर 12.2 की स्टेटमेंट देखते हैं। उस स्टेटमेंट में उसने क्या कहा है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है ये। ठीक है जी, उसमें कहता है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, शाबाश, क्या चीज आ गई, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर। साइन कन्वेंशन लिखी नहीं होंगी, ये तो मैंने लिखी हुई ना यहाँ पे, जुबानी याद रखनी है आपने। दैट हैज क्या गिवन है जी, फोकल लेंथ इतनी, डिटरमिन द लोकेशन ऑफ इमेज। लोकेशन का मतलब क्या है, डिस्टेंस। आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, डिस्टेंस है, बच्चे कंफ्यूज हो जाता है। लोकेशन, लोकेशन का मतलब ये ना लोकेट कहां कर रहा है, भाई कितनी दूर है। लो जी पहली हेडिंग बेटा आ जाइए, कौन सी वाली, डाटा। डाटा में मेरा बेटा देखिएगा, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कनकेव मिरर। भाई ये कनकेव मिरर है, समझ लिए बोर्ड, इसके सामने मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा, ये ऑब्जेक्ट इससे कितनी दूर है, 6 सेंटीमीटर। शाबाश, तो यहां पे पहली चीज क्या आ जाएगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया जी। अभी हमने पढ़ा था डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, ये डायग्राम एक इसलिए बनाई ताकि आपको यहां से याद आता रहे, अगली दफा ये मिट जानी है। पी की वैल्यू, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पी स्मॉल पी कितना है, 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर दैट हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। शाबाश। दूसरी क्या चीज आ गई, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ को स्मॉल एफ के साथ कितनी है, 10 सेंटीमीटर। डिटरमिन द लोकेशन ऑफ इमेज, एफ की वैल्यू 10 मैंने पॉजिटिव रखी है, होनी भी पॉजिटिव है, कनकेव मिरर है तो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, सारी चीजें पॉजिटिव जानी है। डेटा, डेटा के बाद क्या हेडिंग है, टू फाइंड। भाई फाइंड क्या करना है हमने, टू फाइंड में हमने क्या, लोकेशन ऑफ इमेज यानी डिस्टेंस ऑफ इमेज या लोकेशन ऑफ इमेज, ये की बात होगी जी। डिस्टेंस, यहां दूसरा नाम उसका क्या है, लोकेशन, किस चीज की, ऑफ इमेज की। इमेज कितनी दूर बन रहा है, क्यू होता है ना बेटा, डिस्टेंस ऑफ इमेज पी से, पी का मतलब है मिरर से कितनी दूर है, स्मॉल क्यू। ठीक है जी, ये हमने फाइंड करना था। आ जाइएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला हमारा वही रिलेशन है, कौन सा वाला रिलेशन, यही मैंने कहा था, चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स है, रिलेशन यही, सिर्फ साइन चेंज करना है हमें। साइन चेंज करने का मतलब प्लस माइनस की वैल्यू। लो जी फार्मूला लिख लीजिएगा बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। शाबाश मेरा बेटा, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। इसको मैं शेप बदलने लगा हूं, इसको शेप बदलूंगा, इसको मैं उठा के, क्योंकि मुझे क्यू फाइंड आउट करना ना, जैसे हमने प्रीवियस में किया इसमें भी वही कर रहे हैं, फिर से एक दफा कर लेते ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग जरा ना बिल्कुल पक्की हो जाए। 1/f माइनस 1/p इक्वल्स टू 1/q, ऐसी है जी। f और p एलसीएम आ गया, fp एलसीएम इक्वल टू 1/q। एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करें, f और f कैंसिल हो गया, खाली क्या रह गया, p, p1 से मल्टीप्लाई होकर p आ गया, माइनस p और p कैंसिल हो गया, f1 से मल्टीप्लाई होकर f आ गया। ठीक है जी, रेसिप्रोकल ले लें, क्या बन जाएगा, fp डिवाइडेड बाय p माइनस f इक्वल्स टू, खाली रह गया q। ऐसी है जी, ये शक्ल बन गई ना, आसान शक्ल बन गई। इसमें वैल्यू लगाए, सीधा सीधा सॉल्व कर लें। तो जी ये फार्मूला हो गया। फार्मूला के बाद आ जाइए मेरा बेटा सोल्यूशन। सोल्यूशन में देखिएगा जी, ये फार्मूला ये मैं इधर ही लिख रहा हूं,
Q इक्वल्स टू एफ पी डिवाइडेड बाय P माइनस एफ। ठीक है जी, वैल्यूज लगा देना बेटा। f की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाय P की वैल्यू कितनी है 6 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू कितनी है 6 माइनस f की वैल्यू कितनी है 10। इधर क्या आ रहा है जी Q इज इक्वल टू जी, ले जी 10 को 6 से मल्टीप्लाई किया 60, 6 माइनस 10 का आंसर आ गया -4। Q इज इक्वल 6 माइनस 10 का आंसर -4 होता है ना, 60 को -4 से डिवाइड कर लें जी। कैलकुलेटर से क्या करना, आसान सी है, 60 को इससे किया तो कितना आंसर आ गया -15। यूनिट क्या आ गया सेंटीमीटर, ऐसे ही है, आसान है ना। Q की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, अब जरा ध्यान से देखिएगा। Q की वैल्यू नेगेटिव कब होनी है, जब इमेज क्या बनना है वर्चुअल इमेज। अब इधर याद कीजिएगा टॉपिक के अंदर मैंने जब कनकेव और कन्वेक्स मिरर का पढ़ाया था, मैंने कहा था कॉनकेव मिरर में बनने वाले इमेजेस रियल भी होते हैं, बनने वाले इमेजेस वर्चुअल भी होते हैं। तो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो बनने वाला इमेज क्या है वो क्या है, दैट इज वर्चुअल। और फिर पुरानी बात, पहले जरा रिजल्ट लिख लेना। रिजल्ट में क्या चीज Q हमने फाइंड आउट किया है, डिस्टेंस या लोकेशन ऑफ इमेज निकाली है। Q की वैल्यू -15 सेंटीमीटर। भाई ये क्या इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट इस चीज को कर रहा है मेरा बेटा कि बनने वाला इमेज क्या है, द इमेज फॉर्म्ड इज क्या है वर्चुअल। और एंड याद रखिएगा जितने भी वर्चुअल इमेजेस होते हैं वो कहां पर होते हैं, एंड एग्जिस्ट कहां पर है, कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, बिहाइंड द मिरर। भाई मिरर के बिहाइंड होगा तो Q की वैल्यू नेगेटिव, या Q की वैल्यू नेगेटिव उलट क्या, Q की वैल्यू नेगेटिव किस चीज को इंडिकेट कर रही है कि जो इमेज फॉर्म हो रहा है वो कहां पर बन रहा है, दैट इज बिहाइंड द मिरर। अब एक मेरी बात आपने और याद रखनी है, जितने भी वर्चुअल इमेजेस होते हैं ना मेरा बेटा, वो वर्चुअल इमेजेस सारे के सारे क्या होते हैं हमेशा इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब आसान सा वर्ड अपराइट, अपराइट का मतलब है सीधा। जितने भी रियल इमेजेस होते हैं ना, सारे के सारे रियल इमेजेस हमेशा क्या होते हैं इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टे। ये मेरा मार्कर सीधा है, इसको इरेक्ट कहते हैं या अपराइट कहते हैं, ये मेरा मार्कर उल्टा हो गया, दैट इज कॉल्ड एज इन्वर्टेड। क्लियर होगी बात। फिर बता रहा हूं Q नेगेटिव किस चीज को इंडिकेट कर रहा है, चाहे वो कनकेव है चाहे वो कन्वेक्स है, बातें याद रखनी है। चाहे कनकेव है चाहे कन्वेक्स है, Q नेगेटिव किस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि जो इमेज फॉर्म होगा वो हमेशा क्या होगा वर्चुअल। दूसरी बात, जो इमेज फॉर्म होगा हमेशा कहां पर होगा, बिहाइंड द मिरर। उलट क्या है, अगर इमेज बिहाइंड द मिरर है तो Q की वैल्यू हमेशा हमारे पास क्या आएगी, नेगेटिव होगी। क्लियर होगी जी। ये था जी एग्जांपल नंबर 12.2। इसी से रेलेवेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम एक्सरसाइज का बुक उठा लीजिएगा, बुक की एक्सरसाइज का मैं न्यूमेरिकल नंबर 1 करवा रहा हूं, वो देखते हैं जी बेटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.1। ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 12.1 मैं इसलिए करवा रहा हूं कि मैंने एक फार्मूला बताया था, इसी के साथ हम देख लेते कि 12.1 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बुक का उसमें क्या कहता है। वो देखिएगा, कहता है एन ऑब्जेक्ट 10.0 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, लो जी पहली बात आ गई, मिरर कौन सा हमारा आ गया, कॉन्वेक्स मिरर। हम कन्वेक्स मिरर वाले पोर्शन में माइंड में आ जाते हैं जी। फॉर्म्स एन इमेज, कितनी दूर इमेज बना रहा है, लेकिन बिहाइंड द मिरर। मेरी बात याद करें, मैंने क्या कहा था, अगर इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है तो Q की वैल्यू नेगेटिव होगी। या Q की वैल्यू नेगेटिव किस चीज को इंडिकेट करती है कि इमेज फॉर्म्ड हो रहा है बिहाइंड द मिरर। व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ मिरर,
तो जी मैं एक बात मेरे ध्यान में आ जाती है कि अगर कन्वेक्स मिरर है तो उसके लिए मेरे पास आंसर जो एफ का आना है ना, वो हमेशा क्या आना है, नेगेटिव। वजह क्योंकि मैंने साइन कन्वेंशन में पढ़ा था कि अगर कॉन्वेक्स मिरर होगा तो उसकी फोकल लेंथ की वैल्यू नेगेटिव होती है, आंसर भी मेरे पास नेगेटिव ही आएगा। लो जी आ जाइए मेरा बेटा, पहली चीज़ डाटा के अंदर आ जाइए। डाटा में क्या क्या गिवन है, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स मिरर, कहते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो 10 सेंटीमीटर दूर पड़ा है, किससे, कॉन्वेक्स मिरर से। लो जी पहली चीज ऑब्जेक्ट है तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया हमारा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया जी। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम पी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कितना है जी 10.0, 10.0 या 10 सेंटीमीटर एक ही बात है, ठीक है जी। फॉर्म्स एन इमेज 5.0 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, कहता है कि इमेज बन आ रहा है 5.0 सेंटीमीटर दूर मिरर से, पिछली तरफ, बिहाइंड द मिरर। तो इसका मतलब क्या, ये क्या आ गया, दिस इज डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया स्मॉल क्यू। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया, 5.0 सेंटीमीटर। ले ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आ गया, मेरे सॉरी दिस इज डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज है मेरा बेटा। लेकिन व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ये हमारा क्या है, दैट इज टू फाइंड में। टू फाइंड में हमने जाना है, उसमें हमने क्या बताना है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। लो जी क्या बतानी है, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को स्मॉल एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। भाई फोकल लेंथ क्या होगी, फार्मूला, फार्मूला हमारा रिलेशन वही जो मैंने यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा नहीं होगा आपने ज़बानी याद करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q जी। ले जी फार्मूला जी हमारे पास 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। क्या निकालना है हमने, 1/f नहीं, हमें f चाहिए। फिर से हम वही डेरिवेशन करते हैं इसके लिए भी, 1/f इज इक्वल टू, एलसीएम ले ले, p और q के एलसीएम क्या बन गया, pq। एलसीएम को डिनोमिनेटर से कैंसिल करें, p कैंसिल हो गया, q रह गया, q को 1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा बेटा क्या आ गया, q। मैथ करते हैं ना, प्लस प्लस ऐसे ही आया, q और q कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, p। क्लियर है जी। 1/f इज इक्वल टू q प्लस एफ ओवर पी क्यू। ले जी ज़रा चेंज कर दें, रेसिप्रोकल ले ले, f इज इक्वल टू पी क्यू डिवाइडेड बाय q प्लस p। अब आ जाए ज़रा डाटा पे, एक टेक्निकल बात बता दूं, गलती नहीं करनी। डिस्टेंस ऑफ इमेज q कहां पर बन रहा था, बिहाइंड। भाई बिहाइंड बनने का मतलब भी क्या है कि q की वैल्यू हमने क्या लेनी है, नेगेटिव, याद रखनी है। ये गलती हो जाती तो सारा गलत हो जाना था, भूलना नहीं है। अगर बिहाइंड द मिरर चाहे कनकेव आ रहा है चाहे कन्वेक्स आ रहा है, q की वैल्यू नेगेटिव सपोज करनी है खुद से, ठीक है जी, क्योंकि नेगेटिव इंडिकेट इस चीज को करता है कि जो बनने वाला इमेज है वो हमेशा कहां बन रहा है, दैट इज बिहाइंड द मिरर बन रहा है। लो जी बेटा इस फार्मूला सोल्यूशन में आ जाएं। ये फार्मूला मैं लिख रहा हूं, f इज इक्वल टू, f का आंसर हमारे पास नेगेटिव आएगा, मैं पहले बता दिया आपको। क्यों बताया, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में f की वैल्यू नेगेटिव होती है। पी क्यू डिवाइडेड बाय q प्लस p। लीजिए p की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई बाय q की वैल्यू -5 जी, डिवाइडेड बाय q की वैल्यू -5 प्लस फार्मूला का p की वैल्यू 10, f इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय -5, कितना आंसर आ गया, -50। इतना तो आता ही है मैथ, -5 प्लस 10 का आंसर 5। इसको इसके साथ कैंसिल करें तो f का आंसर कितना आ गया, -10 सेंटीमीटर। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों चीज़ें सेंटीमीटर में थी ना। देखिए f की वैल्यू नेगेटिव आ गई, मैंने पहले बताया था नेगेटिव आनी है। लास्ट पे रिजल्ट हमारा, रिजल्ट में क्या चीज़, क्या निकाला हमने, फोकल लेंथ। फोकल
लेंथ एफ इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर जी। ले जी इतना सारा रिजल्ट था। ये हो गया जी हमारा न्यूमेरिकल नंबर 12.1। क्लियर हो गया जी। अब हम कुछ ना जो हमने टॉपिक्स पढ़ लिए हैं ना उनसे रेलेवेंट ना बुक ले लीजिएगा अपनी, रेलेवेंट कुछ साइड इन्फॉर्मेशन दी हुई है जो मैं समझता हूँ कि आपको उतनी सारी तो पता होनी चाहिए जितने कि हम टॉपिक्स पढ़ चुके हैं। ठीक है जी, ताकि हम साथ साथ कर लेते साइड इन्फॉर्मेशन भी, फिर उसके बाद हम देख लेंगे कि दोबारा से हमने साइड इन्फॉर्मेशन को जो हमारे यूनिक नोट्स के अंदर शॉर्ट क्वेश्चंस गिवन है वहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन कैसे गिवन है। मैं आज का जो टॉपिक चल रहा था उसी से रेलेवेंट कुछ साइड इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। देखिएगा अपनी बुक का स्टार्ट से हम देख लेते हैं। बेटा बुक का पेज नंबर 37 देखिएगा, वहाँ पे फिजिक्स ऑफ लाइट पहली वाली साइड इन्फॉर्मेशन गिवन है। उस फिजिक्स ऑफ लाइट इन्फॉर्मेशन के अंदर उसने क्या बताया हुआ है कि देखिए जब हम देखते हैं किस चीज़ को, किसी भी बुक के पेज को, ठीक है जी, तो लाइट उस बुक के, जैसे ये बुक है ना, इस बुक के हर जगह से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। वो लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में एंटर होती है, आई में एंटर होती है। ठीक है, जितना हिस्सा आपको इसमें डार्क नजर आ रहा है, जितना हिस्सा आपको डार्क नजर आ रहा है वहां से लाइट कोई भी रिफ्लेक्ट नहीं हो रही। जब डार्क हिस्से से लाइट रिफ्लेक्ट नहीं हो रही इसका मतलब हमारी आंख में भी नहीं जा रही, तो उतना से हमारा पोर्शन हमें क्या नजर आता है, डार्क नजर आता है। इसलिए हमें बुक के ऊपर जितनी भी चीज़ें प्रिंटेड होती हैं वो चीज़ें नजर आती हैं। पहली बात। दूसरी नीचे दी हुई है फॉर योर इन्फॉर्मेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन के अंदर ना उसने कुछ बातें बताई हुई हैं, उनको मैं ना साइड इन्फॉर्मेशन को पेज नंबर 37 पर यहाँ पे शॉर्ट आपको बता रहा हूँ कुछ इन्फॉर्मेशन से रेलेवेंट। ये पेज 37 पर है, कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं, कुछ एमसीक्यूज बनते हैं जो आपको याद होने चाहिए। पहली उसने बात की हुई है अर्लीज 1970s के अंदर, अर्लीज 1970s के अंदर। पहली बात है ये सारी इन्फॉर्मेशन है, ये इन्फॉर्मेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, लाइट से रिलेटेड, यानी लाइट से रिलेटेड उसने कुछ बातें बताई हुई हैं। कहता है अर्ली 70s के अंदर देयर वर टू आइडियाज अबाउट द नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर। यानी 1970s के अंदर दो आइडियाज थे लाइट के बारे में कि लाइट की कौन कौन सी नेचर होती है, पार्टिकल नेचर भी होती है, और लाइट किस नेचर की होती है, वेव की भी। एक बात। दूसरी बात, हम जब हायर क्लासेस में जाएंगे तो हम पढ़ेंगे वहाँ पे कि लाइट की पार्टिकल नेचर कब है, वेव नेचर कब है। उसके लिए कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं, ठीक है, जो आप वहाँ पे करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाएगा कि लाइट वेव के तौर पर कैसे एक्ट कर रही है और लाइट पार्टिकल के तौर पर एक्ट कैसे करती है। दूसरी बात जी, न्यूटन एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले क्या बताया था, आइडिया कार्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट। यानी दूसरी इंफॉर्मेशन में उसने बताया एक साइंटिस्ट का नाम न्यूटन। इस न्यूटन ने क्या बताया थी, लाइट की कौन सी नेचर है, कार्पस्कुलर, कार्पस्कुलर नेचर ऑफ लाइट उसने बताई थी। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली क्या था, इस ये कार्पस्कुलर नेचर क्या बताती है हमें, ये कार्पस्कुलर नेचर ये बताती है कि लाइट जो है दैट कंसिस्ट ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, छोटे छोटे टाइनी फास्ट मूविंग पार्टिकल्स पर कंसिस्ट करती है। इसने इंफॉर्मेशन बताई थी कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल्स पर कंसिस्ट करती है। ठीक है, फास्ट मूविंग टाइनी पार्टिकल्स हैं। दो बातें हो गई, पॉइंट्स में याद करेंगे तो ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। थर्ड एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम था मैक्सवेल। मैक्सवेल ने क्या किया था, उसने फार्मूलेट की थी क्या, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। मैक्सवेल ने फिर हमने पढ़ा ना लाइट पार्टिकल के तौर पर वेट करती वेव के तौर पर, तो मैक्सवेल ने क्या की थी, उसने क्या बताई थी, वेव थ्योरी ऑफ लाइट। लाइट की वेव नेचर कैसे है ये किसने बताई थी, मैक्सवेल ने बताई थी। फिर एक और साइंटिस्ट था जिसने 1802 में उसका नाम था जी थॉमस यंग, YOUNG। ठीक है जी, इस थॉमस यंग ने क्या प्रूफ की थी, इस थॉमस यंग ने प्रूफ की थी, इसने बताई थी वेव थ्योरी, इसने प्रूफ की थी क्या चीज, वेव नेचर ऑफ लाइट। वेव नेचर के लाइट की वेव नेचर इसने प्रूफ की थी, एक्सपेरिमेंटली प्रूफ की थी थॉमस यंग ने। ठीक है जी, एक्सपेरिमेंट के साथ प्रूफ करके बताया था कि लाइट, हाँ बिल्कुल लाइट वेव नेचर है। फिर उसके बाद क्या हुआ जी, लाइट से रिलेटेड बातें। फिर 1900 के अंदर एक और साइंटिस्ट था, उसका नाम था जी प्लैंक्स, PLANCK। ठीक है जी, इस प्लैंक्स ने क्या सजेस्ट किया था, इसने ये सजेस्ट किया था दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ
स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, इसने कहा था कि लाइट छोटे छोटे स्मॉल पैकेट्स हैं किस चीज के, एनर्जी के। उन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स को क्या नाम दिया गया था, फोटॉन का। 1900 के अंदर प्लैंक क्या सजेस्ट किया था, दैट लाइट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पैकेट्स, स्मॉल एनर्जी पैकेट्स, और स्मॉल एनर्जी पैकेट्स को किस चीज का हमने नाम दिया, दे आर कॉल्ड एज फोटॉन। लेटर यही आइडिया ऑफ फोटॉन वाज कंफर्म बाय एक्सपेरिमेंट, बाद में यही आइडिया 1900 के बाद कंफर्म हो गया था कि हाँ जी लाइट एग्जैक्ट किस पर कंसिस्ट कर रही है, स्मॉल फास्ट मूविंग एनर्जी पार्टिकल्स, जिन्हें हम क्या नाम देते हैं, फोटॉन का। आजकल नाउअडेज हम क्या सपोज कर रहे हैं कि द लाइट हैज ड्यूअल नेचर। कौन सी, लाइट वेव के तौर पर भी एक्ट करती है और किसके तौर पर भी एक्ट कर रही है, पार्टिकल के तौर पर। यानी अब जो हम कंसीडर कर रहे हैं इतने सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद इस एरा के अंदर कि लाइट की दोनों नेचर है, लाइट किसके तौर पर भी एक्ट कर रही है, वेव के तौर पर भी एक्ट कर रही है, और किसके तौर पर, पार्टिकल के तौर पर भी एक्ट कर रही है। लाइट की क्या है, दिस इज नेचर ऑफ लाइट। ये इन्फॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बताना आपको इसलिए ज़रूरी था कि आपको चीज़ें एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं, याद भी हो जाए जी। आ जाइए बच्चों, उसके बाद बुक का पेज नंबर 38 पर, वहाँ पे फॉर योर इन्फॉर्मेशन में दिया हुआ है लाइट। देखिएगा फॉर योर इन्फॉर्मेशन के अंदर उसने फिजिक्स है, मिरर के सामने फिजिक्स का वर्ड लिखा हुआ है। तो लाइट रेज आर रिफ्लेक्टेड इन अ प्लेन मिरर कॉजिंग अस टू सी एन इन्वर्टेड इमेज। याद रखिएगा, आप प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं ना घर में, तो आपको हमेशा आपका इमेज क्या नजर आएगा, उल्टा। उल्टे से मुराद ये नहीं कि आप सामने खड़े हैं तो आप उल्टे हो गए। याद रखिएगा, आपका जो राइट हैंड है मिरर के अंदर, आपके इमेज का लेफ्ट हैंड होगा, ये उल्टा हुआ है, ठीक है। नीचे उसमें बताया हुआ, डू यू नो द इमेज यू सी इन अ फ्लैट मिरर इज एट द सेम डिस्टेंस। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, कि प्लेन मिरर ऐसे सीधा होता है ना, घर में आपको जो मिरर है बिल्कुल प्लेन है ना, वैसे टेढ़ा तो नहीं है, ठीक है। तो प्लेन मिरर के सामने, मैं यहाँ पे प्लेन मिरर के सामने खड़ा हूँ, मैं जितनी दूर इससे मिरर से खड़ा हूँ, मेरा अंदर मिरर के अंदर इमेज नजर आ रहा होता है ना, मैं मिरर के अंदर उतनी ही दूर नजर आऊंगा। अगर मैं इसके नियर हो जाऊंगा तो मैं इन साइड द मिरर जो मेरा इमेज बन रहा होगा वो उतनी ही दूर बन रहा होगा। ये प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है, जितनी दूर खड़े हैं आपको उतनी दूर ही इमेज, अंदर उतनी दूरी इमेज नजर आएगा जी। उसके बाद आ जाइएगा बच्चों पेज नंबर 39 पर, वहां पर है जी, कैन यू टेल में इसने पूछा हुआ है, इन दिस पिक्चर यू कैन सी क्लियरली द इमेज ऑफ अ लाइन फॉर्म्ड इनसाइड द पॉन्ड वाटर। पॉन्ड वाटर के अंदर लाइन को उसका इमेज नजर आ रहा है। कैन यू टेल विच फिनोमिनन ऑफ फिजिक्स इज इन्वॉल्व हियर। कौन सा फिनोमिनन फिजिक्स का, देखो इमेज जब नजर आता तो इट ऑलवेज किस वजह से, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से मिरर प्रोड्यूस हो रहा है, इमेज प्रोड्यूस हो रहा है। और याद रखिएगा, इमेज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह से उसका इमेज हमेशा क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है, ठीक है। और वो क्या बन रहा होता है हमेशा, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब है उल्टा। फिर बता रहा हूं, उल्टा का मतलब ये नहीं है कि उल्टा हो गया, राइट लेफ्ट, लेफ्ट राइट, इमेज के अंदर नजर आएगा जी। नीचे देखिए एक और इन्फॉर्मेशन बताइए पेज नंबर 39 पर, पैराबोलिक मिरर यूज्ड इन हेडलाइट। गाड़ी की हेडलाइट्स होती है ना, तो उसके अंदर कौन सा मिरर यूज होता है, पैराबोलिक मिरर यूज होता है। पैराबोलिक मिरर की प्रॉपर्टी क्या है, मुझे आसान सी प्रॉपर्टी बता देता हूं। मिरर लाइट की हेडलाइट्स के अंदर ऐसे पैराबोलिक शेप ऐसी होती है, ऑलमोस्ट मैंने कोशिश की है कि बिल्कुल वैसे ही बन जाए। ले जी, सेंटर में आपकी वो हेडलाइट होती है ना, ये सारा मिरर था पैराबोलिक शेप का, ठीक है जी। ये यहां पर होती है हेडलाइट, ठीक है। वो हेडलाइट किस जगह पर होती है, मिरर के एफ हमने पढ़ा था क्या चीज है, प्रिंसिपल फोकस। अब देखिएगा, लाइट की रेज यहां से मिरर को ऐसे स्ट्राइक करेंगी, स्ट्राइक करने के बाद सारी सीधी इधर चलेगी। जितनी भी लाइट की रेज इसको यहाँ पे स्ट्राइक करेंगी ना, जिस जगह पर भी, उन्होंने क्या हो जाना है, पैरेलल हो जाना है, सीधी, सारी सीधी। ऐसे गाड़ी की हेडलाइट से लाइट सीधी जा रही होती ना ऐसे सामने, ठीक है, ऐसे घूम घूम के तो नहीं जा रही होती। ये लाइट की रेज यहाँ पे स्ट्राइक की, स्ट्रेट हो गई। लाइट की रेज यहाँ पे स्ट्राइक की, सारी स्ट्रेट। यानी क्या होती, स्ट्रेट कैसे होती हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाती हैं, पैरेलल। जो लाइट की रे पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के एफ से पास की, जो एफ से आ रही है, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम कनकेव मिरर पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है जी। ये इंफॉर्मेशन, ये पैराबोलिक शेप इसलिए बनाई जाती है ताकि सारी की सारी लाइट रेस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पर क्या हो जाएं, फोकस्ड हो जाएं। आ जाइए पेज नंबर 40 पर। पेज नंबर 40 पर एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, स्पून एज मिरर। मैंने अभी बताई थी स्टार्ट पे कि घर में बिल्कुल है ना, स्पून है ना, सबके घरों में है।
तो स्पून की दो शक्लें आपको नजर आती हैं। स्पून एक फ्रंट से भी तो पॉलिश होता है ना, और स्पून बैक से भी, दोनों तरफ उसकी क्या होती हैं, पॉलिश्ड होती हैं। घर में जा एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा। जो स्पून का फ्रंट होता है, फ्रंट किसके तौर पर एक्ट करता है, कौन सा मिरर होता है, कॉनकेव। पेपर में एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है। बैक कौन सा मिरर होता है, कॉन्वेक्स। कॉनकेव मिरर से हमेशा, ये बातें इसलिए बता रहा हूं एमसीक्यूज में याद रखनी है, कॉनकेव मिरर से बनने वाले इमेजेस हमेशा रियल या वर्चुअल दोनों हो सकते हैं। हमेशा का वर्ड नहीं, या रियल हो सकता है या वर्चुअल। या वो इमेज क्या होगा, स्मॉल छोटा होगा, या इमेज क्या होगा, एनलार्ज का मतलब है बड़ा होगा, या इमेज क्या बनेगा, सेम साइज का। ये तीनों बातें हैं डिपेंड अपॉन डिस्टेंस, कि मैं मिरर से कितनी दूर हूं। ठीक है जी। फिर रियल है, इन्वर्टेड है। कॉनकेव मिरर से बनने वाला इमेज इरेक्ट भी हो सकता है, इरेक्ट का मतलब है सीधा, वो इमेज इन्वर्टेड भी हो सकता है। कॉन्वेक्स, स्पून का बैक भी तो पॉलिश होती है ना, वो किसके तौर पर एक्ट करती है, कॉन्वेक्स के साथ। इसने बनाने ही कौन से इमेजेस हैं, हमेशा वर्चुअल, और बनाने ही कौन से, हमेशा स्मॉल। देखिएगा आपको शक्ल छोटी नजर आएगी। और हमेशा उसने जब भी इमेज उसका प्रोड्यूस कर रहा होना है, ठीक है, उसने हमेशा क्या करना है, सीधा से मुराद क्या हुई, इरेक्ट। शक्ल आपकी सीधी नजर आएगी। इसमें आप देखेंगे किसी जगह, कभी आपको जब आप स्पून का फ्रंट लेके आएंगे किसी जगह पर आगे आपकी शक्ल उल्टी हो जाएगी। इसमें इसने रहनी सीधी है, रहनी छोटी, और रहनी ही क्या है, वर्चुअल इमेजेस ही बनाने हैं जी। उसके बाद आ जाइए बच्चे को पेज नंबर 40 पर, यानी अभी इस इंफॉर्मेशन में देखें जहां पे लिखा हुआ ना, स्पून एज अ मिरर, अ वेल पॉलिश स्पून एक्ट एज अ कन्वेक्स राइट एंड कॉनकेव लेफ्ट। यानी लेफ्ट वाला क्या है, कन्वेक्स, और राइट वाला कौन सा है, कॉनकेव है। आगे जी फिजिक्स इनसाइड के अंदर, फॉर अ कन्वेक्स मिरर फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर लाइज बिहाइंड द मिरर। कन्वेक्स मिरर में फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर होते हैं, बिहाइंड द मिरर। ये कॉनकेव था ना, इसमें फ्रंट पर था। एक हमने कन्वेक्स वाली डायग्राम बनाई थी ना, जिसमें हमेशा कहां पर होता है, बिहाइंड पर। एफ भी बिहाइंड ऑफ द मिरर होता है, और वो भी कहां पर होता है, बिहाइंड द मिरर होता है। यहाँ पे शायद मैंने इन्फॉर्मेशन किसी जगह पर लिखी हो, वो रेस कर दी है। ठीक है जी। नीचे आइएगा, पॉइंट टू पॉन्डर के अंदर उसने बताया हुआ है, इन लार्ज शॉपिंग सेंटर कन्वेक्स मिरर आर यूज्ड फॉर सिक्योरिटी पर्पस, डू यू नो व्हाई। अक्सर आपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स के अंदर गए होंगे, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल कॉर्नर पर एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ नजर आएगा। याद रखिएगा, दैट मिरर इज ऑलवेज कन्वेक्स मिरर। वो कन्वेक्स मिरर क्यों होता है, बिकॉज उसके अंदर सारे का सारा, यानी जिस जगह पर लगा होगा उसके सामने वाला सारा जितना भी ऑब्जेक्ट्स पड़े उनका इमेज उसके अंदर छोटा नजर आ रहा होगा और हमेशा सीधा नजर आ रहा होगा। दैट इज वाई वो पैराबोलिक शेप का क्या यूज करते हैं लार्ज शॉपिंग सेंटर के अंदर, वो सिक्योरिटी पर्पस के लिए कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। और भी अक्सर जब आप कभी हिली एरियाज के अंदर जाएं, ठीक है, हिली एरियाज के जहाँ पे ऐसे शार्प टर्न आता है, तो कॉर्नर पे आपको एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ नजर आता है। वो मिरर भी कौन सा होता है, दैट इज ऑलवेज अ कन्वेक्स मिरर। के दूसरी तरफ से आने वाली गाड़ी उसके अंदर आपको नजर आ जाती है, छोटी सीधी नजर आएगी। फॉर योर इन्फॉर्मेशन में लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन, फॉर योर इन्फॉर्मेशन उसने लिखा हुआ पेज नंबर 40 पर, ठीक है। उस इन्फॉर्मेशन के अंदर उसने बताई है वही बात, वो मैं शॉर्ट्स यहाँ पर बता देता हूँ। उस इन्फॉर्मेशन के अंदर उसने बात बताई हुई है कि एफ की वैल्यू नेगेटिव, अगर मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में वो रिलेशन एफ इज इक्वल टू क्या होता है, हमेशा r/2। पॉजिटिव कन्वेक्स मिरर के लिए मेरा बेटा वही रिलेशन एफ इज इक्वल टू क्या होता है, -r/2। नेगेटिव ये इन्फॉर्मेशन बताई हुई, द फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज 1/2 ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज एफ इज इक्वल टू r/2। However, we take the focal length of convex mirror as negative. It is because the rays appears to come. इसमें एक्चुअली आ रही हैं, गुजर रही हैं उसके अंदर, they appears to come from behind the mirror। ऐसा लगता है कि शायद वो वहां से आ रही हों। ठीक है जी। उसके बाद आ जाइएगा बच्चों पेज नंबर 41 पर। 41 पर उसने बताया फिजिक्स इनसाइड, नोट दैट द वर्ड मैग्निफिकेशन एज यूज्ड इन ऑप्टिक्स डज नॉट ऑलवेज मीन एनलार्जमेंट। मैग्निफिकेशन का मतलब ऑप्टिक्स में कभी भी ये नहीं है कि चीज बड़ी बन गई। याद रखिएगा, मैग्निफिकेशन किस चीज को इंडिकेट करता है, मैग्निफिकेशन इस चीज को इंडिकेट करता है, दो चीजों की रेशियो होती है। वो हम इंशाल्लाह अपने नए लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि मैग्निफिकेशन क्या, रेशियो कैसे होती है। बिकॉज द इमेज कुड बी स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। बनने वाला इमेज मैंने देखा यहाँ पे लिखा था ना, भाई छोटा भी हो सकता है ऑब्जेक्ट से,
तो मैग्निफिकेशन का मतलब ऑप्टिक्स के अंदर कभी भी ये नहीं कि हमेशा बड़ी चीज़ बनेगी, वो छोटा भी हो सकता है, सेम साइज का भी हो सकता है, लार्ज भी हो सकता है। तो मैग्निफिकेशन एक्चुअली रेशियो होती है। नीचे देखिएगा पेज नंबर 41 पर उसने एक और इन्फॉर्मेशन बताई हुई है, प्लेन मिरर के सामने क्या प्लेस है, कैंडल। देखिएगा मिरर के अंदर उतने ही डिस्टेंस पर नजर आ रही है। रे डायग्राम फॉर द वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर। घर में आप जब अपनी शक्ल देखते हैं तो उसका इमेज हमेशा वर्चुअल बन रहा होता है, जितनी दूर है उतनी दूरी डिस्टेंस पर वो नजर आती है। डू यू नो कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसेस इमेजेस दैट आर स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, दिस इंक्रीज द व्यू फॉर द ऑब्जर्वर। ये वही वाली बात जो मैंने अभी बताई आपको कि हिली एरियाज के अंदर जहाँ पर शार्प टर्न होता है वहाँ पर हमेशा आपको कॉर्नर पर कन्वेक्स मिरर नजर आएगा। बिकॉज कन्वेक्स मिरर क्यों लगा होता है, इसलिए कि कन्वेक्स मिरर हमेशा छोटा इमेज बनाता है और हमेशा क्या बनाएगा, सीधा इमेज बनाएगा। ठीक है जी, ताकि जो दूसरी तरफ से आने वाली कार है वो आपको उस मिरर के अंदर ऑटोमेटिकली क्या हो, नज़र आ जाए। क्लियर हो गई जी। यहाँ तक था जी हमारा रेलेवेंट टू, जितनी हमने 12.2 तक किए थे। ठीक है, बुक के पेज नंबर 41 तक हमारी जितनी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ख़त्म होगी। ठीक है, इंशाल्लाह नए लेक्चर के अंदर हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। ठीक है जी, जाने से पहले फिर एक छोटी सी बात, उस बात का कुछ हिस्सा भी करूँगा, कुछ हिस्सा इंशाल्लाह जब नया लेक्चर होगा तो उस नए लेक्चर में करेंगे। बात यह है कि इंसान के जिस्म से अगर दिल निकाल दिया जाए तो इसका मतलब है दिल यानी इंसान मुर्दा हो गया। ऐसे ही सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है सिर्फ किस बेस पर कि सूरह यासीन के अंदर जो पहली 3 सतरें हैं, ठीक है, 3 लाइनें हैं, उन 3 लाइनों की बेस पर, उन 3 सतरों की बेस पर उसको कुरान पाक का दिल कहा जाता है। ठीक है जी, उसके हवाले से कुछ हदीस हैं। ठीक है, वो इंशाल्लाह अपने नए लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपने फिल वक्त तक यहाँ तक बात याद रखनी है कि सूरह यासीन, आपको पता है, आपने पढ़ा हुआ है कि सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। दिल किस वजह से, पहली 3 सतरों की वजह से। सूरह यासीन कुरान पाक में पढ़ के देखिएगा, स्टार्ट यहाँ से होती है, यासीन वल कुरानिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिल मुस्तकीम। ये 3 सतरें मैंने बताई। ठीक है जी, इनका तर्जुमा क्या है, ठीक है, और इसमें क्या बात रब्बुल आलमीन ने बयान की है। बाकी जितना भी सूरह यासीन की बाकी जितनी भी सतरें ना, बाकी जितनी भी आयात हैं, उनके अंदर वही रब्बुल आलमीन ने वही अपने अहकामात बताए हुए हैं। ठीक है, वही हलाल हराम के बारे में बताई हुई बातें, यानी वो कुरान पाक की बाकी तमाम सतरों की तरह है। सिर्फ ये पहली 3 सतरों की बेस पर सूरह यासीन को कुरान पाक का दिल कहा जाता है। तफसील इसकी मज़ीद अगले लेक्चर में देखेंगे, तब तक के लिए इंतज़ार कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।